तो लास्ट टाइम भी हमने आपका इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन ही किया था। एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की थी इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि जितने भी हमारे पास जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनसे हम क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी के पास इम्यून सिस्टम होता है जो क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर हमने बात की थी कि जो इम्यूनिटी होती है ये हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और सेकंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है। ठीक है, बाय बर्थ। बाय बर्थ मिलती है और साथ ही साथ में ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक नहीं है किसी भी पैथोजन को लेकर। और फिर हमने आपकी इनेट इम्यूनिटी के अंदर कुछ बैरियर्स किए थे। एक चीज और, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। जितने भी बैरियर है ना इनको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। क्योंकि सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी का ही रोल देखा जाता है जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करने लगता है। जिसमें हमने आपकी की थी फिजिकल बैरियर लाइक स्किन, म्यूकस की मेम्ब्रेन। फिर क्या था, फिजियोलॉजिकल बैरियर कि जो हमारे माउथ में स्लाइवा होता है, हमारे स्टमक में एसिड है। इसके अलावा फिर हमने किया था आपका कुछ हाँ साइटोकाइन बैरियर्स किए थे, जिसमें हमने देखा था आपका इंटरफेरोन्स का एग्जांपल लिया था। और फिर लास्ट में हमने किया था आपका सेलुलर बैरियर, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं आपके डब्ल्यूबीसी के। ठीक है, क्योंकि ब्लड के जो कंपोनेंट्स है डब्ल्यूबीसी ही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे हमें बाय बर्थ ही मिलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है कि हमारा बर्थ हो चुका है, उसके बाद हमने उसको एक्वायर किया है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली कौन प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये पोर्शन हमने आपका कर लिया था लास्ट टाइम में कि इनेट इम्यूनिटी आपकी नॉन स्पेसिफिक है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक इन नेचर। क्योंकि एंटीबॉडीज, जितनी भी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में है वो हम अपने एंटीजन के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा एक चीज और, फिर हमने आपको किया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास दो तरह का रिस्पॉन्स आता है। एक आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक आता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। आप मुझे ये बताइए कौन सा रिस्पॉन्स, कौन सी रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, प्राइमरी की और सेकेंडरी की? हम सेकेंडरी की। सेकेंडरी की होती है। ठीक है, फिर हमने देखिए यहाँ पे ग्राफ किया था कि अगर हमारी बॉडी में पहली बार कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है, पैथोजन मतलब कोई भी एंटीजन, तो हमारी जो इम्यूनिटी होगा उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा लो इंटेंसिटी का है। लेकिन अगर सेम पैथोजन दोबारा एंटर कर रहा है तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटर करता है तो सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स कौन जनरेट करता है, आईजीएम। ग्राफ से ही पता चल रहा है। उसके बाद आईजीजी होती है। लेकिन जब सेम पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो आईजीएम का लेवल भी उतना ही रहता है जितना पहले रहता है। बट आईजीजी का लेवल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर उस पैथोजन को लेकर। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ये कौन करवाता है। तो हमने कहा था हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। और लिम्फोसाइट्स किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी में भी किसका टाइप है, ए ग्रेनुलोसाइट का, जिसमें हमने आपके बी और टी लिम्फोसाइट किए थे। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि जो ये बी लिम्फोसाइट होते हैं यही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। टी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट कभी भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये हेल्प करते हैं बी सेल की एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर किया था कि हमारे पास ये प्रोटीन से बनी होती है, 4 चेन होती है, 2 हमारे पास मतलब पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। और आपस में इनको कौन कनेक्ट करके रखता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इनको कनेक्ट करके रखता है। फिर हमने टाइप किए थे कि आईजीजी होता है, आईजीएम होता है, आईजीए, आईजी, आईजीडी। फिर उसके हमने इनके फंक्शंस भी किए थे। फिर हमने आपका एएमआई और आपका सीएमआई किया था। ये पोर्शन भी हमारा हो गया था। तो अभी मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि सीएमआई को कौन मेडिएट करता है, टी लिम्फोसाइट। और इसका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के खुद के सेल को और बाहर के सेल को क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। इसीलिए सीएमआई का रोल होता है ग्राफ्ट की रिजेक्शन में। इसीलिए जब भी कभी हम क्या करते हैं, ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं वहां पे आपका इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज करते हैं लाइक साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। ये वाला हमने स्टार्ट कर लिया था आपका कि अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अगेन 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। तो आज यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा इसी से लिंक है आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर उसके बारे में। तो फिर हमने कहा था कि एक तो
एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एक टाइप हमने किया था आपका CMI और दूसरा टाइप हमने किया था आपका AMI, मतलब एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी की इम्यूनिटी को कौन मेडिएट कर रहा है। यहाँ पे कौन मेडिएट कर रहा था, एंटीबॉडी मेडिएट कर रही थी। CMI में क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएट कर रही है इम्यूनिटी को। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में कौन एंटीबॉडीज मेडिएट करती है, और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करता है, बी सेल करते हैं, या हम कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट करते हैं। जो CMI है यहाँ पे कोई ना कोई सेल मेडिएट कर रहा है, और कौन सा सेल इसमें इन्वॉल्व होता है, टी सेल, जिसको हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। अब इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अगेन 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है, खुद बना रही है। एक्चुअली मैंने एक इसका निमोनिक ढूंढने की कोशिश की, निमोनिक तो नहीं मिला, लेकिन मैंने इसको ऐसे किया कि अगर आप भूल जाते हो तो आप इसको डबल ए से लर्न कर सकते हो। डबल ए का मतलब क्या है, ए से एक्टिव है और ए से ही ऑटो है। सबको पता है ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसके बारे में, ऑटो मतलब सेल्फ। तो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन खुद करती है। वो नेचुरल भी हो सकता है और वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है बाय द वैक्सीनेशन। पैसिव इम्यूनिटी, अब देखिए अगर एक्टिव में खुद ही बना रहे हैं तो पैसिव एकदम उल्टा हो गया, जिसमें डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडीमेड बाहर से परचेज करते हैं बनी बनाई हुई एंटीबॉडीज और बाद में अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब अगेन ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी यू डेवलप आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन और गेटिंग फ्रॉम द वैक्सीनेशन। अगर नेचुरल ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो गया है, वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। और अगर हमने वैक्सीनेशन लिया है, वैक्सीनेशन में भी हम क्या करते हैं, डेड माइक्रोब्स को ही अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन खुद करती है। तो नेचुरल में एंटीबॉडीज मेड आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन, और आर्टिफिशियल में जो हमारी बॉडी ने वैक्सीनेशन के बाद बनाई है। तो एक्टिव मतलब ऑटो, पैसिव जिसमें हम क्या करते हैं, रेडीमेड अपनी एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। नेचुरल में एग्जांपल किस किस का आता है, अभी भी आपने खुद ही दिया था, एक एग्जांपल दिया आपने मदर के मिल्क का, कि जब एक मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उस मिल्क के अंदर क्या होती है, पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज होती है, उसका नाम है IgA। इसके अलावा IgG क्या होती है, जब एक बच्चा मदर के वूम में होता है उस टाइम में क्या होता है, IgG के एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और आर्टिफिशियल में क्या आता है, जैसे हमने बात की थी कि अगर कोई मुझे स्नेक बाइट करता है तो उस केस में हम क्या, अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली बनी बुनाई हुई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये वाला पोर्शन हमने आपका लास्ट क्लास में कर लिया था, आप दोबारा एक बार इसको देख सकते हो, प्लीज इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये ध्यान रखना, एक्टिव इम्यूनिटी को होने में क्या लगता है, टाइम लगता है, ये स्लो होती है। फुल इफेक्टिव जरूर है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पैसिव इम्यूनिटी इसके कंपैरिजन में क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आपका ये वाला थ्योरी वाला पोर्शन भी कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। ये पूरा पोर्शन हमने आपका कर लिया था एक्टिव और पैसिव का। याद है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए एक बार, अगर डाउट है तो एक बार इसको रीड कर लेते, नहीं तो फिर आगे मूव करते हैं, क्योंकि यहीं से ही इस बार क्वेश्चन आया था। बताइए एक बार, मुझे बता दीजिए, एक बार इसको रीड करना चाहते हो या आगे मूव करें। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ जी बोलिए। मैम जो पैसिव इम्यूनिटी में हम रेडीमेड क्या कहते हैं डालते हैं एंटीबॉडीज। इम्यून सेल्स एंटीबॉडीज मैम, तो हम्म, वो हमारी बॉडी उन्हें सप्रेस नहीं करती फॉरेन सेल्स को सोच के? नहीं, एंटीबॉडीज क्यों करेगी, एंटीबॉडीज तो सिंपल सी बात है ना कि वो, देखो हमने वहां पे बनी बनाई हुई डाल दी, अगर हम नहीं डालते तो हमारी बॉडीज की भी एबिलिटी है ना कि वो उसको प्रोड्यूस करेगी करेगी।
तो नहीं मैम, मैं कह एंटीबॉडी रहा हूँ जो फॉरेन एंटीबॉडी हमने इंजेक्ट किया है उसे तो हमारी बॉडी एज अ फॉरेन सेल या एज अ फॉरेन मटेरियल ट्रीट करेगी ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं वो अलग है, और तो अगर मैम फिर फर्क क्या है ऑर्गन्स में और एंटीबॉडीज में कि ऐसे ट्रीट नहीं करेगी? ऑर्गन्स में एंटीबॉडीज में बहुत ज्यादा फर्क है। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हमेशा ब्लड के अंदर होता है, और ब्लड का हम ट्रांसफ्यूजन भी तो करते ही हैं। यस मैम। तब तो ब्लड को भी क्या बोलते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। हमने कहा नहीं था एंटीबॉडीज मैम का मतलब मतलब। एंटीबॉडीज कंपैटिबल होने के लिए ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन आपका प्लाज्मा के अंदर होता है, मतलब ब्लड के अंदर ही तो होती है हमारे पास एंटीबॉडीज। तो वहां पर नहीं होते, इसलिए हमने कहा था ना कि सीरम के थ्रू। ये देखिए, ये लास्ट पिक्चर भी देखिए यहाँ पे, ये वाली, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है। देखो यहाँ पे ये ब्लड दिखाया गया है कि ब्लड के थ्रू, ब्लड में हम इजिली आपके एंटीबॉडीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ब्लड में तो हम आपके इंजेक्शन भी ट्रांसफर करते हैं, उसमें तो हमारा इम्यून सिस्टम वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है। कुछ एंटीबॉडीज की वजह से प्रॉब्लम जरूर आती है, वो भी एक्चुअली हम आगे देखेंगे। यहाँ पे यहाँ के थ्योरी कंटेंट में किसी को कोई भी डाउट है, या आगे मूव करें? बताइए, असीमता, संदेश, मासू। डन मैम। ठीक है, अगर यस ये वाला, मैम। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है, तो नेक्स्ट करते हैं हम आपका वैक्सीनेशन, जिसे हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये एक्टिव और पैसिव का ही वो हमारे पास है, मतलब एक्टिव और पैसिव का ही अगला वर्जन है। तो अभी यहाँ पे इसको समझते हैं। अच्छा, आप खुद ही बताइए, वैक्सीनेशन कौन सी इम्यूनिटी में आता है, एक्टिव में और पैसिव में? एक्टिव में मैम। एक्टिव में। एक्टिव। अच्छा, ओके, वेरी गुड, ये तो सबको समझ में आ गया है कि ठीक है, हमारे पास जो इम्यूनिटी जो है एक्टिव और पैसिव, एक एक्टिव है और दूसरी हमारे पास पैसिव है। तो हमारे पास ये जो वैक्सीनेशन जो है वो किसका पार्ट है, एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप का पार्ट है। और एक्टिव में भी किसका एग्जांपल है, आर्टिफिशियल यस मैम। एक्टिव इम्यूनिटी का। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, डेड माइक्रोब्स लेते हैं, किल कर देते हैं उनको, और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गए हैं, उसके बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट में क्या करता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। लेकिन ये प्रोसेस कैसा होता है, ये स्लो होता है। फुल इफेक्टिव जरूर है, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन, और इसी को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब अगर सेम पैथोजन, जब एक बार हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई है, अगर उसके बाद अगर वही वाला पैथोजन हमारी बॉडी में जब एक्चुअल में अटैक करेगा ना, तो हम बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं होंगे। क्यों नहीं इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, और इसका जो ये प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, मेमोरी सेल के ऊपर। ये भी हमने आपका किया था, क्योंकि उस पैथोजन के लिए हमारे ब्लड के अंदर क्या बन जाएंगे वैक्सीनेशन के बाद, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल ही बनते हैं ना प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद। यस सेकेंडरी, मैम। अगर वो सेम पैथोजन आपका अटैक कर रहा है, तभी तो हम नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि मेमोरी सेल वहां पे है। तो यहाँ पे इसका एक बार इसका थ्योरी कंटेंट देखते हैं। एक इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे हमारे पास जो एक हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, हमारे पास एक लिवर का इन्फेक्शन होता है। और मोस्टली उन पर्सन में देखा जाता है जो आपके एचआईवी से इन्फेक्टेड होते हैं। तो वायरस ही क्या करता है, हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, और हमारे किस ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है, लिवर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा हेपेटाइटिस बी है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, और हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। आज हमने इसकी वैक्सीन जरूर बना लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, लेकिन यहाँ पे किसका यूज करके बनाई है वो इंपॉर्टेंट है। अब जिनको नहीं पता रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, वासु आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी आपने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर नहीं किया है। तो आपको मैं थोड़ा सा बस इतना से भी अभी बता सकती हूँ कि कुछ टेक्निक का यूज करके हमने क्या किया,
इस हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई, और किसका यूज करके बनाई? यीस्ट का यूज करके बनाई। यीस्ट कौन है? फंजाई। बस अभी आप इतना सा समझ लो, क्योंकि अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा पार्ट है, इसको भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बस आप इतना समझ लो, आरडीएनए जो हमारे पास किसका पार्ट होता है? बायोटेक्नोलॉजी का। इसकी हेल्प से हमने क्या काम किया? वैक्सीनेशन बनाई, किसके लिए? हेपेटाइटिस बी के लिए, जिसमें हमने किसका यूज किया? यीस्ट का यूज किया, जो क्या है? एक फंजाई है। और कैसी फंजाई है? यूनिसेलुलर फंजाई है। तो ये भी तो एक हमारे पास वैक्सीनेशन ही हो गया ना, एक्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार अब इसका यहाँ पे थ्योरी कंटेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। जो प्रिंसिपल जो है इम्यूनाइजेशन का और वैक्सीनेशन का, वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो मुझे लगता नहीं आपको इन सब में किसी को डाउट होगा, क्योंकि हमने पहले वाली क्लासेस में काफी अच्छे तरीके से किया है कि हमारे पास जब पैथोजन फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करता है, तो उस टाइम में हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है? स्लो होता है। लेकिन अगर सेम पैथोजन सेकेंड टाइम अटैक करता है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? काफी ज्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती? क्योंकि जब हमारे पास पहली बार जब उसने अटैक किया था, तो हमारी बॉडी ने वहां पे क्या बना दिए थे? मेमोरी सेल बना दिए थे। अब हमारे पास ये जो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, ये आपका आर्टिफिशियल और आपका नेचुरल दोनों तरीके से हो सकता है। तो जैसे नेचुरल में होगा, आर्टिफिशियल भी वैसे ही होगा। तो वैक्सीनेशन किसके ऊपर बेस करता है? मेमोरी सेल के ऊपर। अब वैक्सीनेशन में हम करते क्या है? अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पैथोजन। तो प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, हमने क्या कहा था? जितने भी फॉरेन एंटीजन है, फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन एजेंट है, जो हमारी बॉडी में एंटर करना चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन एजेंट। तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? किसका प्रिपरेशन करते हैं? पैथोजन। पैथोजन का ही प्रिपरेशन करते हैं, और कैसा? एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। अब देखिए, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, जब भी वो वहां पे इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसका जो पार्ट होता है वो प्रोटीन पार्ट ही होता है, जो हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हम क्या करते हैं? किसका प्रिपरेशन करें? एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन। पैथोजन की कौन सी प्रोटीन का प्रिपरेशन करें? जो एंटीजेनिक है, मतलब जो एंटीजन की तरह काम करती है, हमारी बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज करेगी। और यह किसका कर सकते हैं? इनएक्टिवेटेड, मतलब वो किल्ड होंगे। वीक पैथोजन होगा, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन। तो प्रोसेस का नाम वैक्सीनेशन है, और जिसको हम इंजेक्ट कर अपनी बॉडी में, वो वैक्सीन है। आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। तो जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा, उस टाइम पे जो हमारी बॉडी होगी, उसने क्या बना दी होगी? एंटीबॉडीज वहां पे बन चुकी होगी, और वो क्या करेगी? उस एंटीजन को क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन खुद ही हो गया है। वैक्सीन ऑल्सो जनरेट, क्या जनरेट करता है? मेमोरी बी एंड टी सेल्स का प्रोडक्शन करता है। और मेमोरी बी सेल ही क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बाद में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाने में। और टी सेल क्या करते हैं? टी सेल हेल्प करते हैं मेमोरी बी सेल की, किस लिए? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए। तो वैक्सीन क्या जनरेट करती है? मेमोरी बी सेल और टी सेल। अब इन दोनों का काम क्या है? ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, मतलब जब वो सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा, एंड ओवरवेलम द इन्वेडर विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। समझ आ रहा है ना आपको कि वैक्सीन दोनों चीजें जनरेट करेंगे, मेमोरी बी और टी सेल। बी सेल ही एंटीबॉडीज बनाएंगे, लेकिन टी सेल हेल्प करेंगे। तो जब दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? वहां पे बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब आगे वो क्या बोल रहा है? इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, अगर पर्सन किससे इन्फेक्टेड हो चुका है? कुछ डेडली माइक्रोब से, टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन द टेटनस। जैसे आपको बताओ, टेटनस किस वजह से होता है? बताइए, बैक्टीरिया की वजह से होता है कि वायरस की वजह से होता है? बताइए। टेटनस होता है बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है टेटनेसाइटिस। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ये आपने पहले पढ़ा होगा।
9th क्लास में। तो हमारे पास ये जो टेटनस है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे पास, जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये वहां पे एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी मसल के अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा पेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी पर्सन, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, जिसकी वजह से क्या होगा, टू विच क्विकली इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। तो वही मैंने बात की थी आपको कि मान लेते हैं, अब देखिए ये यहाँ तक जो ये वाला प्रोसेस, ये सारा कौन सा है, एक्टिव इम्यूनिटी का, जिसमें हमारी बॉडी खुद ही बना रही है। लेकिन मान लेते हैं कि मुझे किसी ने, स्नेक ने बाइट कर लिया, या जैसे हमने कहा कि हमें टेटनस की जरूरत पड़ गई। टेटनस की जरूरत एक्चुअली पता कब पड़ती है, मान लेते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई ना कोई आपका आयरन हो गया, कोई कांच हो गया, कभी उससे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब वो लग गया, या फिर हम इसके इंजेक्शन तब लगवाते हैं टेटनस के, जब हमें कोई डॉग बाइट कर लेता है। आपने सुना होगा, जब भी कोई डॉग बाइट करता है हम कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगा लो जल्दी से। अब देखिए उसमें क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि डॉग की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अब मान लेते हैं कि डॉग के स्लाइवा में अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो जैसे डॉग ने बाइट किया तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप खुद ही सोचो, अगर डॉग ने मुझे बाइट कर लिया है, या फिर आयरन की वजह से मेरी बॉडी में कोई इंजरी हो गई, या फिर कोई कांच कुंच लग गया, तो आपने कॉमनली सुना होगा ना कि जल्दी से टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। अब क्या उस टाइम पे आपको लगता है कि हम वेट करेंगे कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, काम करेगी? हम उस या फिर स्नेक ने बाइट कर लिया, हम उस समय बहुत ज्यादा फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, नहीं तो डेथ हो सकती है किसी की। अगर मान लेते हैं कि अगर ये डॉग इन्फेक्टेड है इस बैक्टीरिया की वजह से, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हम एकदम बीमार हो जाएंगे। अगर हमने, ये होता है कि अगर हमने 24 आवर्स के अंदर अगर हमने वहां पे इंजेक्शन नहीं लगाया तो एंटीबॉडीज का, क्यों, और सोचो, हम अभी भी हमने बात की कि एक्टिव इम्यूनिटी का प्रोसेस कैसा, स्लो है, फास्ट नहीं है। आपकी पैसिव वाली बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि उसमें तो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हम वेट करेंगे अपने इम्यून सिस्टम की कि वो एंटीबॉडीज बनाएगा? हम एकदम फास्ट रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो उस केस में हम कौन कौन पिक्चर में आता है, पैसिव इम्यूनिटी आती है। तो यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है ना, सेकंड वाला, ये हमें पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बता रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स, अगर एक पर्सन किससे इन्फेक्ट कर रहा है, बहुत डेडली माइक्रोब से, जिसमें हमें किसकी जरूरत है, टू विच क्विकली इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, एज इन टेटनस, जिसमें हमें बहुत ज्यादा फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसे काम करे, क्विक मैनर में काम करे। जो किसी में जरूरत पड़ती है इज रिक्वायर्ड एज अ टेटनस। टेटनस मतलब जब भी किसी ने डॉग वगैरह बाइट कर लिया, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो हमें किसकी जरूरत है कि हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर दे जो पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज है। और एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन क्या होता है, मतलब टॉक्सिन के अगेंस्ट में कोई भी प्रोटीन, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन का मतलब क्या है, ऐसे एंटीबॉडीज जो उस टॉक्सिन के लिए क्या है, अगेंस्ट है। और सेकंड एग्जांपल ये दे रहे, इवन इन केस ऑफ द स्नेक बाइट, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन्ड, हम क्या करते हैं उसमें, उसमें भी हम आपका प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को ही देते हैं अगेंस्ट द स्नेक विनोम। तो हमारे पास जो इस तरीके का इम्यूनाइजेशन होता है उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो ये हमारे पास ये जो दो लाइनें हैं, ये किसको लेकर है, ये हमारे पास एक पैसिव इम्यूनिटी को लेकर, जिसमें हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज क्या करते हैं, किसी भी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, काफी ज्यादा क्विक होता है। एग्जाम्पल हमने दे दिया आपका, एक तो स्नेक बाइट का, ये सेकंड कोई भी ऐसी हमें किसी ने बाइट कर लिया है जिसमें हमें एकदम क्विक इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत है। समझ आया आपको ये वाला पार्ट? तो ये ऊपर वाला एक्टिव वाला है, एक्टिव आर्टिफिशियल वाला, और नीचे वाला हमारे पास पैसिव वाला है। और पैसिव में भी किसका, पैसिव में भी आपका आर्टिफिशियल वाला, नेचुरल वाला नहीं है। नेचुरल वाला हमने कर ही लिया, आपका कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल, जो मदर की मिल्क से डायरेक्ट होता है, वही नेचुरल है। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria or yeast। इस लाइन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा भी इधर बताने की कोशिश करूंगी, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर नहीं किया है। Vaccine produced using this approach allow the large scale production and hence greater availability for immunization. For example, hepatitis B vaccine produced from the yeast। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो हमने कहां से प्रोड्यूस की, यीस्ट से प्रोड्यूस की है। और यीस्ट कौन है, सबको पता है, फंजाई है। कौन सी फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है।
तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपका पहले पूछा गया है कि हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो हमने कहाँ से प्रोड्यूस की है, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की है, ठीक है, या फिर आपकी फंजाई से प्रोड्यूस की है, या फिर कोई और। तो याद रखना, फंजाई से हमने प्रोड्यूस किया है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को, ठीक है। और कौन सी टेक्निक का यूज करके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले आप इसी साल करोगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में ही आप ये टॉपिक पढ़ोगे आपका आरडीएनए का। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, बायो का मतलब होता है लिविंग, और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये जो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसके लिए यूजफुल है, ऑब्वियस सी बात है वो यूजफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए। अब हम यहाँ पे किसके लेवल पर काम करते हैं, तो जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर काम करते हैं उसकी डीएनए के लेवल पर, जीनोम के लेवल पर। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ह्यूमन इंसुलिन का, कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी पैनक्रिया क्या है, नॉर्मल इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ना होने की वजह से उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों, इंसुलिन क्या काम करती है, इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब आज क्या है, आज हमने इंसुलिन का प्रोडक्शन किया है आर्टिफिशियल तरीके से, और वहां पे कौन सी टेक्निक यूज की है, बायोटेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है। और इस इंसुलिन को बनाने के लिए हमने एक बैक्टीरिया का यूज किया है, बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ये आप सारी चीजें आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे कि ई कोलाई का हेल्प करके हमने जो ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है ना वो हमने आर्टिफिशियल तरीके से बना ली। और कैसे बनाई, इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका पूरा प्रिंसिपल आपका किसके ऊपर बेस्ड होता है, इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम जीन के साथ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और जीन किसका पार्ट होता है, डीएनए का। तो मैंने आप